Welcome to Exam Pool. हेलो दोस्तों, एग्जाम पूल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुशील। दोस्तों, आज हम आपके लाए हैं पर्यावरण के टॉप 15 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है। इससे पहले हम आपको पर्यावरण का 6 वीडियो दे चुके हैं। आज हमारा जो 7वां वीडियो है, तो यदि आप ना देखे हों तो उसको जाके देख लीजिए। हमारा जो प्लेलिस्ट में पर्यावरण के नाम से बना है, प्लेलिस्ट में वीडियो जो है हम उसको रखे हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जितना भी पर्यावरण से आपको पता है कि टेट में 30 क्वेश्चन आते हैं, आप लोग उसको अच्छे से तैयारी करिए। और जितना भी हम आपको 6 वीडियो दिए हैं, आप उसको देखते रहिए और एक फेयर में अच्छे से आप उसको क्वेश्चन को नोट करते रहिए और आप लोग इसको दोहराते भी रहिएगा। और इसके अलावा भी और किताब से भी आप पढ़ते रहिए, हमारा वीडियो भी देखते रहिए, किताब से पढ़ते भी रहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहिए, ठीक है। तो देखते हैं, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। आपको बताना है कि विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। तो विश्व का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है दोस्तों। येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है, येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना जो हुई थी 1872 में हुई थी। सारे पॉइंट आपको नोट करनी है। 1872 में इसकी स्थापना हुई थी। यह किस देश में है, अमेरिका में है, ठीक है। पूछ सकता है किस देश में है, अमेरिका में। तो 3 पॉइंट आपको हम बता दिए, इसको आप नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट कि विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान। किस देश में है, अमेरिका में है। इसकी स्थापना कब हुई, 1872 में हुई, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये क्या है, उत्तराखंड में, ठीक है। और उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। एग्जाम में पूछा है कि हेली नेशनल पार्क किस जो है राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह पूछता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था, तो क्या था, हेली नेशनल पार्क, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस पौधा को बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो किस पौधा को बंगाल का आतंक कहा जाता है, जलकुंभी को, जलकुंभी, ठीक है। तो जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। अब देखिए क्यों कहा जाता है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारत के सबसे पहले किस राज्य में जलकुंभी को लाया गया, तो भारत के सबसे पहले जो है पश्चिम बंगाल में जो है जलकुंभी को लाया गया था। अब देखिए क्यों लाया गया था, जो उसकी जो जलकुंभी होती है, उसकी जो फूल होती है, तो सुंदरता के कारण, उसकी जो पत्ती होती है बनावटी कारण, सुंदरता और बनावटी, जो उसकी पत्ती होती है बनावटी जो होती है पत्ती उसकी बहुत अच्छी लगती है देखने में, फूल भी अच्छा लगता है। उसी सुंदरता के कारण, उसकी फूल की सुंदरता के कारण ही इसको पश्चिम बंगाल में लाया गया था। लेकिन देखिए जैसे जहाँ की पानी स्थिर रहती है, जैसे कि अगर कोई तालाब है, अगर वहाँ की पानी स्थिर है तो जलकुंभी जो होता है ना बहुत तेज ग्रो करता है। मतलब स्थिर पानी में जलकुंभी का जो विकास होता है बहुत तेज होता है, ठीक है। जैसे अगर कोई तालाब में जलकुंभी है, कुछ मतलब थोड़ा बहुत जलकुंभी है, आप 10-15 दिन के बाद देखिए जाके बहुत ढेर सारा दूर में हो जाएगा जलकुंभी। मतलब स्थिर पानी में जलकुंभी बहुत तेज बढ़ती है। लेकिन इसका जो मेन कार्य है जलकुंभी क्या, जैसे जो जल में विषैले पदार्थ होते हैं, तो जल में जो विषैले पदार्थ होते हैं ना, वो जड़ों द्वारा ना उसको अवशोषित कर लेती है। ये बहुत अच्छा इसका काम है कि जो जल में विषैले पदार्थ होते हैं, जलकुंभी क्या कर लेती है, उसको अवशोषित कर लेती है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध का नाम क्या है। तो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध का नाम है भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा गया है। तो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नांगल बांध है और ये किस नदी पर है, सतलुज नदी पर है, ठीक है। अगर पूछ ले कि भारत का सबसे ऊंचा, तो गुरुत्वीय बांध हो गया। अब भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछ ले, तो भारत का सबसे जो ऊंचा बांध है टिहरी बांध है। तो किस राज्य में है, उत्तराखंड में है। और किस नदी पर बना है, ये भिलांगना और भागीरथी नदी के संगम पर बना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा की लंबाई भारत के किस राज्य में सबसे अधिक है। यहाँ पे अधिक है, ये मिट गया है, ठीक है। तो देखिए कर्क रेखा की लंबाई भारत के किस राज्य में सबसे अधिक है। तो किस राज्य में सबसे अधिक है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक है। और पूछ ले कि सबसे कम किस राज्य में है, त्रिपुरा में है। सबसे कम जो लंबाई है कर्क रेखा की त्रिपुरा में है, त्रिपुरा,
ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपको नोट कर लीजिए। लेकिन अगर पूछ ले कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे देखिए पूर्व तरफ देखिए तो पहला आपका होगा मिजोरम है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद आपका क्या है, राजस्थान है, गुजरात है। ठीक है, इतने राज्य जो हैं आपके 8 राज्य हैं, इससे जो है आपका जो है गुजरता है कौन, कर्क रेखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान किस 2 बार हो गया है, यहाँ पे एक ही बार है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान किस अनुच्छेद में है? मतलब कि अगर जो हमारा न्यायालय है अगर किसी व्यक्ति को सजा सुनाता है, कोई भी सजा सुना दे, चाहे आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा सुना दे, तो उसको सजा या कम करे या माफ कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। पहली बात तो यह है कि एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि किसी व्यक्ति का सजा या मृत्युदंड की सजा माफ कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। और राष्ट्रपति को यह पावर मिला है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 72 कहता है कि राष्ट्रपति जो होता है किसी व्यक्ति का सजा माफ कर सकता है, किसी व्यक्ति का मृत्युदंड की सजा माफ कर सकता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में किया गया है? मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो मौलिक अधिकार का जो वर्णन है भाग जो है 3 में किया गया है। किसमें? भाग 3 में। मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में किया गया है। अगर आपसे पूछ ले कि किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मौलिक अधिकार का जो वर्णन है किस अनुच्छेद में किया गया, किस भाग में किया गया है? भाग 3 में, और अनुच्छेद में 12 से लेके 35 तक। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। और देखिए और एक क्वेश्चन और समझ लीजिए, जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? रूस से। अब मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में है? 4 के का में। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भाग किस में है? 4 के का में है। और किस अनुच्छेद में है? 51 के का में। तो भाग मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? 4 के का में, और अनुच्छेद किस में है? 51 के का में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत है यहाँ पे, तो अस्पृश्यता तो छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 17 में छुआछूत का क्या है? अंत है। ठीक है, और ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। तो ग्राम पंचायत का संगठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में है। और पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ध्यान समझिए, पर्यावरण की दृष्टि से ये टेट और सुपर टेट सीटेट तीनों की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद किस में है आपको बताना, तो 48 के का में, 48 के का में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति, मतलब ये अनुसूचित जाति को एससी कहते हैं और जनजाति को एसटी कहते हैं। क्षेत्र का वर्णन किस भाग में है? तो आपको भाग बताना है, किस भाग में है? भाग 10 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग 10 में इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति का वर्णन किया गया है। देखिए, और किस अनुसूची में किया गया है? अनुसूची 5 में। भाग 10 में इनका अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र का वर्णन किया गया है। भाग 10 में अगर पूछ ले किस अनुसूची में किया गया है? अनुसूची 5 में किया गया है। ठीक है, लेकिन अनुसूची 6 में, अनुसूची 6 में मतलब कि इनके वर्णन किया गया, किसका वर्णन किया गया? सिर्फ एसटी का। अनुसूची 6 में केवल एसटी का वर्णन किया गया, जनजाति का, केवल जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है, वो भी विशेष 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में, जो वहाँ के जो एसटी के बारे में वर्णन किया गया है, किस अनुसूची के तहत? अनुसूची 6 में इनका वर्णन किया गया है, सिर्फ एसटी के बारे में, जनजाति के बारे में अनुसूची 6 में वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजभाषा का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो राजभाषा का जो उल्लेख है किस भाग में किया गया? भाग 17 में। ठीक है, भाग 17 में, भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और जैसे पूछ ले कि भाषा का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? तो भाषा का जो वर्णन है 8वीं अनुसूची में किया गया है। भाषा का वर्णन 8वीं अनुसूची में किया गया है। देखिए, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद थे और
अनुसूची कितनी थी? 8 अनुसूची थी और जो भाग थे 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान में कितने भाग हैं? वर्तमान में 25 भाग हैं और जो अनुसूची है 12 अनुसूची है। ठीक है, और ये आपको याद करना है। और अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है अनामुड़ी चोटी है, अनामुड़ी, अनामुड़ी। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी है। किस राज्य में है? केरल राज्य में है। ठीक है, अन्नामुड़ी चोटी है, केरल राज्य में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? केटू गाडविन ऑस्टिन। इस समय कहाँ है स्थित? काराकोरम श्रेणी में, जो आपका ये जम्मू कश्मीर है, पाक अधिकृत कश्मीर में है। तो पड़ता है भारत में। जो आपका केटू गाडविन ऑस्टिन है तो भारत में, लेकिन जो है जो पाकिस्तान है अपना अधिकार जमाया, उसको कब्जा किया है, लेकिन उसका जो वो तो है भारत का ही क्षेत्र। ठीक है, तो भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत है क्या है? केटू गाडविन ऑस्टिन है। और भारत में हिमालय की सबसे जो ऊंची चोटी है कंचनजंगा है। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों में आप डिफरेंस समझना। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का एक मिश्रित राष्ट्रीय उद्यान, भारत का एक मिश्रित राष्ट्रीय उद्यान क्या है? कंचनजंगा राष्ट्रीय, कंचनजंगा उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये क्या है? ये आपका मिश्रित राष्ट्रीय उद्यान है। ध्यान समझिएगा, भारत का एक मिश्रित राष्ट्रीय उद्यान क्या है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? सिक्किम में है। देखिए अभी भारत में अगर आपसे पूछ ले कोई कि भारत के कुल कितने विश्व धरोहर जो हैं यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किए गए हैं, तो भारत के ऐसे 40 स्थल हैं, भारत के ऐसे 40 स्थल हैं जो यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किए गए हैं। देखिए अभी हाल ही में 2 शामिल किया गया। एक आपका था धौलावीरा, धौलावीरा आपका 40वां था, 40वां जो शामिल किया गया धौलावीरा था, वो किस राज्य में? धौलावीरा गुजरात में है। और 39वां जो आपका था रामप्पा मंदिर, रामप्पा मंदिर, और उसका जो दूसरा नाम भी जानते हैं उसका रुद्रेश्वर मंदिर। तो रामप्पा मंदिर वो कहाँ है? वहाँ पे तेलंगाना राज्य में। ठीक है, तो 39वां आपका रामप्पा मंदिर है और 40वां आपका है धौलावीरा, कहाँ है? गुजरात में। यही 40 जो स्थल हैं भारत के विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं। ठीक है, और ये आपका जो एक मिश्रित है राष्ट्रीय कंचनजंगा, जो कंचनजंगा है ये मिश्रित है। ठीक है, इसको 2016 में जो है इसको जो है विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट है, कब पूछ सकता है कि कंचनजंगा को यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? 2016 में इसको शामिल किया गया था। और देखिए 40 में 32 क्या हैं? 32 आपके सांस्कृतिक हैं, 7 जो है प्राकृतिक हैं, एक आपका मिश्रित है। देखिए तो 32 क्या हैं? सांस्कृतिक हैं। जो 40 आपके विश्व धरोहर में सूची में शामिल किए गए हैं 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और एक आपका मिश्रित है। ठीक है, हमारा है अगला है, वन को किस सूची में रखा गया है? वन को किस सूची में रखा है? समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, हाँ, तो वन को समवर्ती सूची में रखा गया है। अगर आपसे पूछ ले कि जो ये सूची है, सूचियों का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो सूचियों का जो उल्लेख है 7वीं अनुसूची में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। तो सूचियों का जो उल्लेख है 7वीं अनुसूची में है। देखिए जो सूची है 3 होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में पहले कितने विषय थे? संघ सूची में पहले 57 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, कापी कलम में आप लेके नोट कर लीजिए। तो संघ सूची में पहले 57 विषय थे, अब 100 विषय हैं। और राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब कितने? 61 विषय हैं। मतलब पहले 66 थे, अब 61 हैं। और समवर्ती सूची में पहले कितने थे? 47 थे, अब 52 विषय हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य को टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? जानते हैं? तो किस राज्य को टाइगर राज्य के रूप में जानते हैं? मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर राज्य के रूप में जानते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हमने जो है कल 2-3 बार जो बना रहे थे, एक बार हमने पूरा बना दिया वीडियो, उसके बाद चालू किया, देखा तो हम प्ले ही, मतलब ये गए देखने तो हम प्ले ही नहीं किए थे। तो 20 मिनट, फिर 15-20 मिनट पढ़ाए, फिर दोबारा गए पढ़ाए, फिर खोला, मतलब फिर सोचे प्ले किए हैं। दोबारा जो है माइक ये लगाया वहाँ पे, दूसरी बार माइक ही नहीं पकड़ा। फिर जो है तीसरी बार जब बना रहे थे वीडियो, जैसे आधा पढ़ाए थे फिर लाइट कर गई। फिर जो है आज जो है आप फिर चौथी बार पढ़ा रहे हैं। आज जो है कोई दिक्कत नहीं आई, देख रहे हैं माइक भी पकड़ा है और मतलब कि इस माइक भी ले लिया
गया है और प्ले भी हुआ है और लाइट भी नहीं कटी है। बस एक दिक्कत आई है, देखिए कि थोड़ा जो है ऊपर जो है दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो अकेले हैं, थोड़ा दिक्कत होती है कि हमारा मतलब कि पढ़ा रहे हैं क्या, थोड़ा दिक्कत होती है कहाँ पे मतलब दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। तो कभी कभी जो नहीं दिखता है उसको हम फिर बाद में उसको टाइपिंग करके वहाँ पे लिख देते हैं। तो इस तरह दिक्कत होती है। अकेले में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में, अकेले में, और अकेले हमें सब एडजस्ट करना पड़ता है। तो ठीक है दोस्तों, आप हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हम इसी तरह आपको वीडियो देते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही।